अभी अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो सोचा कि क्यों ना अपनी इस करंट नॉलेज को हम शब्दों में, खुद के शब्दों में ही कैद कर लें। हम जानते हैं एक तरफ होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसका काम है कारोबार को देखना, बढ़ावा देना। उसके नीचे आते हैं डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, और इनकी अपॉइंटमेंट होती है फॉरेन ट्रेड एक्ट के मुताबिक, और यही बनाते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बनाना, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, सारा कुछ इन्हीं के हाथों में है। यही उसके सर्वे सर्वा होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स साइड के अंदर जो मेन एक्ट है वो फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 है, और इसमें जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसी के अंदर आती है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की लाइफ 5 साल की होती है। 5 साल पर इसको बदलना होता है। एवरी 1 ईयर पर मेजर चेंजेस के साथ इसे ठीक किया जाता है। जैसे घर में रंगाई पुताई कराते हैं, झाड़ू तो घर में डेली लगती है, तो ऐसे ही यहां पर छोटी मोटी अमेंडमेंट डेली बेसिस पर आती रहती हैं। दूसरी साइड में आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहां पर आती है, जिसमें आपका कस्टम डिपार्टमेंट हो गया, एंड आपके बाकी जो एक्साइज, ये वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और जितने भी कस्टम एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट हो गया, आरबीआई हो गया, वैट वगैरह, जीएसटी, सब आपके इधर साइड में बैठे हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनका ध्यान सिर्फ पैसे पर होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाया कि अगर किसी को जिम भेजना है तो उसके लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग की फिटनेस बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही मेरे देश की इकोनॉमी की फिटनेस भी ज़रूरी है। तो पहले ह्यूमन बीइंग से शुरुआत करते हैं। रास्ता क्लियर करना, मतलब आप जिम तक पहुंचने में आने वाली रुकावटों को दूर करना। जाएंगे कैसे? स्कूटी, बाइक, कार, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। शूज़ दिए जाएंगे, टी शर्ट दी जाएंगी, है ना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, 24 आवर कभी भी जा सकते हो। तमाम प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे तो वहाँ भी आपको सेम मिल जाएगी। वेबसाइट पे जाके पॉज कर सकते हो आप अपने टेन्योर को, है ना। तो इस प्रकार से आधार कार्ड के आधार पर ही सब आपका सारा काम हो जाएगा। तो फ्लोर पर ट्रेनर आपको मिलेंगे, है ना। तो ये है। तो इतनी सारी रुकावटें ठीक करने के बाद फिर आपको थोड़ा और लालच दिया जाएगा कि अगर आप आते हो जिम में तो आपको रिस्ट बैंड फ्री दिया जाएगा, नी बैंड दिया जाएगा, डंबल्स दिए जाएंगे आपको फ्री में। और पोस्ट वर्कआउट के बाद में फिर बता रहे हैं कि भाई जब बताएंगे कि आपको प्रोटीन के कूपन्स मिलेंगे, स्टेटस मिलेंगे आपको हिंद केसरी जैसे है। लेकिन कुछ चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस, ऑथराइजेशन भी लगाई हैं कि भाई आप अल्कोहल जो है वो नहीं बिल्कुल लेंगे, स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हैं, लेस इनटेक लेंगे। तो मतलब ऐसे जंक फूड वगैरह, कभी चीट डे सेलिब्रेट कर लिया हफ्ते 10 दिन में एक बार, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से अगर हम फॉलो करते हैं तो एक शानदार फिटनेस के मालिक हम बनेंगे। हमारे इंडिया की जो इकॉनमी है उसको भी फिट हमने रखना है, तो उसके लिए हमने कहा कि भाई रास्ता क्लियर करना है तो एक्सपोर्ट तो करवाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहले रखे निर्यात बंधु, जो जिम ट्रेनर के इक्विवेलेंट हैं। सारा काम यहाँ पर भी ऑनलाइन होता है, राउंड द क्लॉक वर्किंग होगी, मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट होंगे, सिंगल विंडो फैसिलिटी देके चलेंगे। प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के तौर पे बता रहे हैं कि बहुत सारे हैं, AAS, DFIA, EPCG। पोस्ट एक्सपोर्ट इंसेंटिव पे बात करते हैं कि भाई स्टेटस होल्डर का है, और रोड टैप आपको स्क्रिप्ट दी जाती हैं, और TEE जैसे कुछ स्टेटस और दिए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन यहाँ पर भी बताई जाती हैं। हम फिर यहाँ पर आए, अपने जो बैकग्राउंड जो हाथ से लिखी हुई थी वो कंप्लीट करने के बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में सारी बात देखी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जो भी चेंजेस, सजेशंस होते हैं, सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से मूव होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ वो चले जाते हैं। फिर वहाँ से एक्चुअल में नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, और नोटिफिकेशन के आधार पर वहाँ पर आकर वो बात करते कि भाई ठीक है, ओके, हम इसको एक्चुअली अलाउ करके चलते हैं। तो बता दिया यहाँ पे, रोल ऑफ भी बता दिया। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखे जाते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव वाले टेबल को दिमाग में रखकर हमें सारा काम करना है। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 के अंदर बूस्ट करना है एक्सपोर्ट को। तो बूस्ट एक्सपोर्ट करना है तो क्लियर द वे, प्री एक्सपोर्ट, पोस्ट एक्सपोर्ट और अदरवाइज बेनिफिट्स। और प्री एक्सपोर्ट के अंदर आते हैं AAS, DFIA, EPCG, ये सारी बात निकल कर आ जाती है। फिर डिक्रीज करना इंपोर्ट को, रेगुलेट करना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, और अदर ऑब्जेक्टिव्स या प्रोविजंस और आते हैं, जिसमें डीम्ड एक्सपोर्ट का 100% EOU का,
डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट का आता है, स्कोमेट का आता है, और फाइनली क्वालिटी कंप्लेंट्स की बात हम करके चलते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े और अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट वाले सीरीज़ के अंदर क्लियर द वे देखा हमने कि भाई रास्ता क्लियर करना, तो उसमें ई गवर्नेंस की बात करते हैं। सारा काम मैसेजेस के थ्रू किया जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से चलेगा। कम से कम 3 डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके, बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल, या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, या पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब जो एक एंट्री करनी होती है वो, बिल ऑफ लेडिंग रहेगा, और कमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट यहाँ पे लेके चलेंगे आपसे हम। अगर कोई दिक्कत नहीं रही एडिशनली तो फिर इन्हीं के आधार पर बात बन जाएगी, ऐसे बोल दिया जाता है। सिंगल विंडो फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर क्विक क्लियरेंस कराया जाएगा, मतलब आपके एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को हम छेड़ेंगे नहीं जब तक कि कोई सीरियस इरेगुलरिटी सामने नहीं आती है। राउंड द क्लॉक वर्किंग 18 सी पोर्ट के ऊपर, और फैसिलिटी भी आपको राउंड द क्लॉक हेल्प डेस्क आपकी काम करके चलेगी। निर्यात बंधु कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है, यानी कि फ्लोर पर आपको ट्रेनर ही अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाएगा। डीजीएफटी ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल है, dgft.gov.in, कोई दिक्कत है आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके बात आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़कर हमने देखा कि भाई जो डबल एएस, जो प्री एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं हमारे, उसमें सबसे पहले डबल एएस आता है। डबल एएस के जो पिलर्स हैं वो यही हैं कि एप्लीकेशन फॉर डीजीएफटी अप्लाई कीजिए, गुड्स को इंपोर्ट कीजिए, फिर एक्सपोर्ट कीजिए फिजिकली या डीम्ड, और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल कीजिए। अंदर झांक कर देखते हैं तो मोटा मोटी जब एप्लीकेशन देते हैं तो एप्लीकेशन 12 महीने तक वैलिड रहती है। उसके अंदर आप अपना इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट में रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स कुछ भी लाइए, 10% तक स्पेयर भी ला सकते हैं, तो इससे आपकी ऑल काइंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। सियोन बेस्ड जो आपने चीज़ें हैं वो ला सकते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का सियोन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सेल्फ रेटिफिकेशन बेसिस पर उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ये एनुअल रिक्वायरमेंट आप तभी ला सकते हैं जब आपके प्रोडक्ट का सियोन फिक्स है, और वहाँ ला सकते हैं 300% ऑफ, यानी 3 गुना ऑफ एफओबी या एफओआर वैल्यू ऑफ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और 1 करोड़ विच एवर इज हायर, उतना तक ला सकते हैं। इसमें इस स्कीम को पाने के लिए आपको कम से कम पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फ्रेशर लोगों के लिए स्कीम नहीं है। इंपोर्ट आपने कर लिया है, अब आप एक्सपोर्ट करेंगे फिजिकल या फिर डीम्ड, हमें उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ 15% एक्स्ट्रा ला के देना पड़ेगा। और टाइम लिमिट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की 90 डेज यहाँ पर रखी गई है, और ये मटेरियल या स्क्रिप्ट, ये जो ऑथराइजेशन है आपकी जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, ये एक्चुअल यूज़र कंडीशन के तहत आती है। एक्चुअल यूज़र कंडीशन का मतलब हो गया गंगाधरी शक्तिमान, यानी कि इंपोर्टर ही एक्चुअल यूज़र बनेगा। दिस इज एक्चुअल यूज़र कंडीशन। हालांकि वेस्ट वगैरह को इधर उधर बेचा जा सकता है, वैसी वाली बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया तब भी आपको एक्चुअल यूज़र कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। वेस्ट वगैरह को यहाँ वहाँ आप निकाल सकते हो। डीएफआईए आती है। डीएफआईए के अंदर आपके 2 स्टेप शुरू में बढ़ जाते हैं। पहले लेटर ऑफ इंटेंट देना होता है, सोच क्या है अपनी डीजीएफटी को, उसके बाद एक्सपोर्ट करके दिखाते हो, फ्रेशर लोगों के लिए होता है। फिर बाकी 4 स्टेप आपके वही हैं जो कि डबल एएस के लिए थी, कि अप्लाई किया, फिर इंपोर्ट किया ड्यूटी फ्री, फिर एक्सपोर्ट कर दिया, और फिर फाइनली एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया। पहले लेटर ऑफ इंटेंट अपना आप देके चल रहे हैं स्टेप नंबर 1 पर। स्टेप नंबर 2 पर फिर आप इसकी सप्लाई यहाँ पर करके चलते हैं, एंड उसके बाद फिर आपने अप्रोच किया, वो 12 महीने तक आपकी वैलिड रहती है। उसके बाद फिर आप इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने पर आपकी जो बीसीडी है, पॉइंट टू बी नोटेड, बीसीडी ही आपकी एग्जेम्प्ट होगी। ओनली सियोन है प्रोडक्ट का अवेलेबल तो ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज इंपोर्ट आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन चाहिए होगा आपको, वो 20% चाहिए होता है, और ये आपकी ट्रांसफरेबल होती है। सबसे बड़ा लक्षण इसका यही है। इवन ये कहूँगा कि एक ही लक्षण इसके अंदर, वो ये है कि ये ट्रांसफरेबल होती है। अच्छा जी, उसके बाद में ईपीसीजी की हमने बातें करी। ये अपने कैपिटल गुड्स के लिए होती है, और एप्लीकेशन टू डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड यहाँ पर हम देकर चलते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं कैपिटल गुड्स को ड्यूटी फ्री, और एक्सपोर्ट कर देते हैं गुड्स को फिजिकल या डीम्ड, और एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हैं। यहाँ पर जो अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आता है, जो आप जनरली अपना कमा रहे थे, ला रहे थे उस 3 साल में पिछले में, उसका एवरेज ले लीजिए। ये तो करना ही करना है। इसके ओवर एंड अबव आपको लाना है जो भी आपकी ड्यूटी बचवाई गई है उसका 6 गुना। और अगर डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स है आपका, तो
ड्यूटी सेव्ड का 4.5 टाइम्स आपको लाना होता है। दूसरा, जो फास्ट मूविंग एंटरप्राइजेज होते हैं वो अगर आधे समय में 75% टारगेट पूरा कर लिया है तो उसके टारगेट को वहीं पर कंप्लीट मान लेते हैं, उसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वहीं पर कंप्लीट कंसीडर कर लिया जाता है। दूसरा, जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो आप कोई सा भी कंप्यूटर लाइए, ये लाइए, वो लाइए, कोई सी भी मशीन वगैरह ला सकते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स नहीं ला सकते। डीजल जनरेटर यहां पर आपका अलाउड नहीं है। आप किसी भी स्टेज की प्रोसेस के लिए ला सकते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, प्री प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ला सकते हैं। फॉर्म में आपका सीकेडी, एसकेडी, असेंबल्ड, अनअसेंबल्ड किसी फॉर्म में ला सकते हैं। इंडिया से, इंडिया के बाहर से कहीं से भी लाया जा सकता है। और आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जो भी है सबका सब यहाँ पर माफ कर दिया जाता है। जब तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपका फुलफिल नहीं हो जाता तब तक ये एक्चुअल यूजर कंडीशन आपकी काम करती रहेगी। ठीक है जी, ये थी आपकी ईपीसीजी स्कीम। उसके बाद आती है रोड टैप। रोड टैप के अंदर हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें जो भी अपना लाइक वो है हिडन टैक्सेस थे आपके, लोकल टैक्सेस, मंडी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, कोल टैक्स, फ्यूल के ऊपर टैक्स का, उन तमाम प्रकार के टैक्सेस को कॉम्पनसेट करने के लिए, उनका बेनिफिट देने के लिए, ये वो टैक्स थे जो अभागे थे, जिनका कोई क्रेडिट नहीं मिला, कोई रिफंड नहीं मिला, कोई कुछ नहीं हुआ। इन सभी के नाम पर सरकार रोड टैप स्कीम के अंदर 2% से लेकर लगभग 10% तक के कूपन दे सकती है। इस कूपन का इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ बीसीडी ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसे ट्रांसफर भी कर सकते। इट इज़ प्योरली ट्रांसफरेबल। यही थी आपकी रोड टैप। सेल प्रोसीड्स का आना बड़ा जरूरी होता है। अगर सेल प्रोसीड्स को लेकर नहीं आओगे तो फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा, फिर हम ऐसे मान लेंगे जैसे हमने आपको रोड टैप कभी दी ही नहीं थी। ठीक, अच्छा जी, ध्यान दीजिए, ये आप कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। जो नंबर 1 एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स को इन द सेम और सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म, मतलब कि आप ट्रेडर हैं, आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, आप ट्रांसशिपमेंट वाले जा रहे हैं, वहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। अगर प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो आप इंसेंटिव को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, कि आप आशा छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट आपका रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल भूल जाइए। डीम्ड एक्सपोर्ट का मामला, फॉरेन करेंसी आएगी नहीं, यहाँ पर भी रोड टैप को भूल जाइए आप। तो इस तरह की बात यहाँ पर मालिक करी जाती है। उसके बाद आए थे आपके स्टेटस होल्डर। स्टेटस होल्डर के अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो कि यहाँ पर स्टार परफॉर्मेंस दी जाती, जो शानदार वाले एक्सपोर्टर होते हैं, उनकी बात हम यहाँ पर करके चलते हैं। इसमें समय जो एफओबी चेक की जाती है US मिलियन डॉलर के अंदर, 315 की बुलेट 50 रुपये की आती है, 200 मीटर तक मार देती है और 800 मीटर तक उसकी आवाज़ जाती है। 315 मतलब 3 मिलियन डॉलर, 15 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर और 800 मिलियन डॉलर की बात करते हैं। अगर पिछले 3 सालों में और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप इस स्टेटस को, इस जादुई आंकड़े को अचीव कर लेते हैं तो ऐसे में फिर आपको ये स्टार रैंकिंग दे दी जाती है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं फिर आपको मिल जाती हैं। इसमें आपका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है 3 साल तक, एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस आपकी नॉन ट्रांसफरेबल होती हैं। बेनिफिट जो मिलते हैं कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन, कोई ऑथराइजेशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद से डिक्लेयर कीजिए, वही ऑथराइजेशन बन जाती है। आपका सियोन जो है वो प्रायोरिटी बेस पे डिटरमिन किया जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट का नहीं है तो वो कैलकुलेट करवाते हैं और मैक्स टू मैक्स 60 डेज के अंदर आपका हो जाएगा। आपको बैंक गारंटी वगैरह से एग्जम्पशंस मिल जाती हैं, वो नहीं देनी पड़ती हैं आपको। और जो 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार वाले हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन भी अपना बना सकते हैं वैसे करके। ठीक, एंड उसके बाद में फिर स्टेटस होल्डर शेल बी एंटाइटल्ड टू एक्सपोर्ट फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम्स ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो जो अपना फ्रीली एक्सपोर्टेबल आइटम है उनको सैंपल के तौर पे भी वो अपना मूव ऑन करा सकते हैं। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वेयरहाउस बना सकते हैं, अगर 2 स्टार और अबव वाले हैं तो ही बना सकते हैं। सर जैसे कहीं कहीं पर ये लिखा है IEM, ऊपर ब्रैकेट में 6 लिखा है, ये सब क्या, इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, वो 6 कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ऐसे ही हो। ये क्या है कि सी इंस्टीट्यूट का जो कंटेंट है ना, जैसे LOI उसके ऊपर लिखा हुआ है 8, तो 8 मतलब उन्होंने नीचे बॉटम लाइन पर 8वें नंबर के पॉइंट में इसको एलैबोरेट कर दिया है कि लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, बस इतना है ये। ठीक है, यस सर। उसके बाद सैंपल की एनुअल लिमिट क्या बताई गई है एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, कि जो 2% ऑफ एवरेज एनुअल जो आपका फॉरेन करेंसी रियलाइज किया है पिछले 3 सालों में, उसका 2% तक आप सैंपल के रूप में दे सकते हो। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर वाला आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब पहला पॉइंट बोलता है कि भाई 1 स्टार का स्टेटस हासिल करने के लिए कुछ को डबल करके चलेंगे। MSME
पहाड़ों में ये नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एग्रीकल्चर सपोर्ट जोन, फ्रूट्स वेजिटेबल और आईएसओ या बीआईएस स्टेटस रखने वाले जो आपके सप्लायर्स हैं, इनके 12 करोड़ को ही 24 करोड़ मान लिया जाएगा, यानी कि $1.5 मिलियन होते ही इनको पहला रैंक स्टेटस यहां पर दे दिया जाएगा। मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शेल नॉट बी काउंटेड। अगर आप ट्रेडर हैं बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट है सबके लिए कॉमन है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर कि यार हम 1 स्टार की बात कर रहे हैं, सबके लिए कॉमन है। जो भी आपके आइटम्स हैं अंडर ऑथराइजेशन वाले, ऑथराइजेशन में भी तो आपके कंट्रोल्ड ही आ गया ना बेसिकली एक तरीके से, या दूसरा आपका एस्कोमेट वाले आइटम है जो कंट्रोल्ड गुड्स हैं आपके, उनको भी हम शामिल नहीं करके चलेंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट पर्पस के लिए हमें रेट ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर जो अमाउंट दिया था 3, 15, 50, 200, 800 ये मिलियन डॉलर में था, तो इंडियन रुपीज़ को मिलियन डॉलर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा स्टेटस जानने के लिए। तो वहाँ बोल रहे हैं कि ईच फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर को 1 अप्रैल को जो रेट ऑफ एक्सचेंज रहा था वहाँ से हम उसे चेक करके आगे अपनी बात कर लेंगे, ऐसे बोल देते हैं। आगे बोला गया ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, ये ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर्स हैं, बिजनेस एंटिटीज हैं, इनको स्टेटस दिया जाता है और सुविधाएं वही हैं आपकी, लेस फिजिकल वेरिफिकेशन, फास्टर क्लियरेंस, डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री एंड ऑल। आगे टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस, मैंने आपको बताया ये टाउन के बारे में बोला गया है, टी कंसेप्ट दिया गया, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया गया है। तो इनमें कॉमन बस यही है कि सरकार देखती है कि इनको हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, इनको हर प्रकार की सपोर्ट दी जाए और इनमें जो एक्सपोर्ट की जो पोटेंशियल है उसको और अच्छे से निखार कर लाया जाए। दोनों कंसेप्ट के अंदर एक ही बात है, टी के अंदर भी और डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। ड्यूटी ड्रॉबैक कंसेप्ट सीए फाइनल के लिए तो एप्लीकेबल नहीं होता, सीएमए फाइनल के लिए एप्लीकेबल जरूर होता है। और यहाँ पर 2-4 लाइनों का जो कंटेंट है वो वही है जो चैप्टर के अंदर बोला गया है। ठीक है जी। डिक्रीज और ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर सीएमए वाले बच्चों के लिए अलग से मैंने अवेलेबल करा दिया है या करा दूंगा, जो भी देख लेंगे उसमें। डिक्रीज कर, हाँ, ऑब्जेक्टिव नंबर 2 क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का? डिक्रीज करना होता है अपने इस इंपोर्ट को। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे ध्यान दीजिए, R&D पे काम कीजिए, कॉस्ट कटिंग कीजिए, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कीजिए, इन सभी से आप ये काम कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। तो इसमें सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत हमें पड़ती है। इसमें आप डायरेक्ट जनरल फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पर जाकर लगभग 400-500 रुपये खर्च करके आयात निर्यात फॉर्म भर के पैन बेस्ड अपना यहाँ पर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ये जरूरी नहीं होता है, जिसमें बैगेज और आपके जो पोस्ट वगैरह होती है इसमें जरूरत नहीं पड़ती। क्लासिफिकेशन कोड्स अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया है। जो FCI ONGC हैं इनको बोलते हैं स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। क्या? स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस। ये खास किस्म के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार इन्हीं से काम करा के चलती है। इनके जैसे और भी हैं, जैसे FCI हो गया अपना, ये ONGC हो गया, ऐसे और भी हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड हो गया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, ये अपना हो गया। तो इस प्रकार के जो हैं बने हुए हैं, जो कि खास अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स अब देख के चलते, तो सैंपल की बात करके चलते कि सैंपल फ्रीली अलाउड होते हैं। हालांकि कुछ डिफेंस आइटम वगैरह ड्रग पर ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। गिफ्ट वगैरह नॉर्मली इंपोर्ट ड्यूटी के लिए लायबल होता है, लेकिन राखी वगैरह के केस में उसको एग्जम्पशन दे दी जाती है। राखी या लाइफ सेविंग मेडिसिन से वहाँ पर एग्जम्पशन दे दी जाती है। पर्सनल बैगेज के अंदर वही जो बैगेज चैप्टर में बातें पड़ी थी वही यहाँ पर आ जाती हैं। रीइंपोर्ट कर रहे हैं फॉर रीइंपोर्ट ऑफ रिपेयर गुड्स करके चलते हैं। मटीज कार का एग्जांपल दिया था, विदाउट एनी ऑथराइजेशन आप रिपेयरिंग करा के अपनी कार को वापस मंगा सकते हो। अगर आप इंडिया के बाहर कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, साल भर तक आपने किया है और वहां लौट के आ रहे हो अपने सामान सुमून को लेकर, तो उसके लिए भी आपको अलग से किसी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोटोटाइप के लिए कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। जो जनरल वेस्ट एंड स्क्रैप होता है उसके लिए भी किसी ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि जो मेटल वेस्ट है आपका हजार्डस नेचर का, टॉक्सिक नेचर का, रेडियो एक्टिव है, कंटामिनेटेड वेस्ट है, तो उसके लिए आपको अलग से एक परमिशन लेने की जरूरत वहां पर पड़ जाती है। आगे बोलते हैं मिसलेनियस प्रोविजंस आपके दिए जाते हैं। हाई सीज सेल का ये फंडा, ये जो कंसेप्ट है ना हाई सीज सेल का, जो आपने टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वहां पे एक कंसेप्ट आया कहां से? ये आया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आया है। गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांसशिपमेंट, लीज के लिए कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। नैनो कार जब आएगी लौटकर, उसके लिए कोई बैंक गारंटी भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सरकार चाहे तो, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो ऐसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें कि एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने किस प्रकार के रेगुलेशंस यहां पे तैयार किए हैं। तो इसके अंदर एक ही कंसेप्ट आपका शानदार वाला निकल के आता है,
और उसका जो नाम है वो है भैया जी क्या भला थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। एक एबी है और एक सीडी है और एक अपना यूएसए वाला कस्टमर है। सीडी एबी इसमें सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर है, सीडी ट्रेडर है और सामने एक यूएसए वाला बंदा बैठा है। जो सीडी है ट्रेडर है वो ऑर्डर मिलता है, पेमेंट भी उसी के हाथों में आती है एंड वो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर से माल तैयार कराता है, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर आगे माल को तैयार भेज देता है। जो शिपिंग बिल यहां से जा रहा है, अगर शिपिंग बिल के अंदर हमारे एबी और सीडी दोनों का नाम अगर आ जाता है तो एबी को भी यहां पर तमाम प्रकार के बेनिफिट पास ऑन कर दिए जाएंगे। इस प्रकार की बात बोल दी जाती है। फिर बोलते हैं पैसेंजर बैगेज के वगैरह के बारे में बोलते हैं। एक दो पॉइंट और हैं, वो आपके जीके के लिए थे, वैसे मैंने आपको बोल दिया था। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे कि आरडब्ल्यू होती है रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज के अंदर, वैसे ही यहां पर आरडब्ल्यू काम करती है जो पर्टिकुलर सेक्टर में अपना ध्यान लगाकर चलती है। ठीक है जी। उसके बाद में फिर आता है अपना पॉइंट ब्लैक लिस्टेड एंटिटीज। अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है, कैसे भला, ऑथराइजेशंस को फॉलो नहीं करता है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, तो ऐसे बंदे को पेनल्टीज लगेंगे, उसको पे ऑफ करना होगा विद इन टाइम। अगर वो भी नहीं करता है तो ऐसे ढीठ पड़ा हुआ तो इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट करने पर इसके सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं विड्रॉ कर ली जाएंगे, जो भी ऑथराइजेशन हैं कैंसिल हो जाएंगी और इसको कोई किसी प्रकार की न्यू ऑथराइजेशन या न्यू लाइसेंस वगैरह इशू नहीं किए जाएंगे, सबके सब ब्लॉक कर दिए जाएंगे। हालांकि अगर ये सारा पैसा चुका देता है तो फिर इसके जितने भी चीजें ब्लॉक हुई हैं वापस खोल दी जाएंगी और उसे ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव नंबर 4 यहां पर निकल के आता है और ऑब्जेक्टिव नंबर 4 में हम देखते हैं अदर प्रोविजंस की बात करते हैं। उसमें डीम्ड एक्सपोर्ट की चर्चा करी जाती है और उसके अंदर यह कहा जाता है कि भाई 100% ईओयू वगैरह के बाद नहीं, पहला डीम्ड एक्सपोर्ट है फिर 100% ईओयू है। तो जो एक्सपोर्टर लोगों को आप सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इफ यू आर सप्लाइंग टू 100% ईओयू, AAS होल्डर, DFI होल्डर, APCG होल्डर एटसेट्रा, तो ये आपका डीम्ड एक्सपोर्ट कहा जाता है। मोर ओवर आपको जो सपोर्ट पीछे से दे रहा है सब कॉन्ट्रैक्टर, वो जो आपको सप्लाई दे रहा है वो भी बंदा यहां पर आपका बन जाता है डीम्ड एक्सपोर्टर और उसको भी बेनिफिट दिए जाते हैं। फिर कंसेप्ट आता है 100% ईओयू का। देखिए 100% ईओयू से अगर आप वो अगर बाय कर रही हैं, अगर 100% ईओयू इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर ड्यूटी की बात नहीं करी जाएगी। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अगर आप डोमेस्टिकली यहां से परचेज कर रहे हो तो वहां पर भी टैक्सेशन की बात नहीं होगी। हालांकि सिस्टम थोड़ा दूसरा कि पहले पे करना है फिर उसके बाद में रिफंड की चर्चा कर ली जाती है। जब 100% ईओयू आगे सप्लाई करती है तो एक्सपोर्ट अगर ये करती है तो टैक्स की बात होगी नहीं। अगर डीटीए में दिया है तो फिर नॉर्मल तरीके से ट्रीट करके चलेंगे, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी डीम्ड इंपोर्ट मानते हुए इंपोर्ट ड्यूटी IGST वगैरह की यहां पर बात कर ली जाएगी। अगर ईओयू को सप्लाई करके चलती है तो उसे नॉर्मल ट्रांजैक्शन जैसे डीटीए टू डीटीए में जीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस लगते हैं वैसे करके इसको यहां पर ट्रीट किया जाएगा। इनका जो NFE नेट फॉरेन एक्सचेंज चेक किया जाना है वो 5 साल के ब्लॉक में चेक किया जाना होता है कि 5 साल में कितना खोया कितना पाया, फाइनली पॉजिटिव दिया कि नेगेटिव दिया। पॉजिटिव दिया तो ही बात बनेगी, नेगेटिव दिया तो बात नहीं बनाई जाएगी। एंड उसके बाद फिर वो कह रहे हैं यहां पर आकर कि भाई ये तो हो ही गया, हाँ ये तो हो ही गया। एंड उसके बाद फिर वो उन्होंने कहा कि सुनो हमारी बात कि अगर 5 साल में बात नहीं बन पा रही है तो फिर हम 6वां साल भी चेक कर सकते हैं, लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि वहां पर आकर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है वैसे करके, ठीक। एंड अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर इश्यू वाली बात नहीं है। 9 महीने के भीतर इन्हें अपना फॉरेक्स रियलाइज करना होता है और ये अपना फॉरेक्स के पैसे को अपने पास रख सकते हैं। और इनके लिए जरूरी है कि प्लांट मशीनरी के अंदर 1 करोड़ या अधिक का इनका इन्वेस्टमेंट रहा हो। यूएससी को अप्लाई करेंगे, यूएससी 15 दिन के अंदर अपना फैसला सुनाएगी और फिर फैसले के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देगी यूनिट अप्रूवल कमेटी। उसके बाद आप बिजनेस शुरू करेंगे। 2 ईयर प्लस 2 ईयर के भीतर भीतर आपको यहां पर काम धंधा अपना शुरू करना पड़ेगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ओके सर जी, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, 100% ईओयू का एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है, एनहांस करना फॉरेन एक्सचेंज को, अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट को और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इनका ऑब्जेक्टिव होता है। ध्यान दीजिए ट्रेडिंग के लिए ये बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग वाले बंदे हैं तो आपके लिए ये स्टेटस मिलने वाला नहीं है। कोई भी बंदा डीटीए से ईओयू में जा सकता है, कोई ईओयू से डीटीए में आ सकता है, सारे दरवाजे यहां पर खुले हुए होते हैं। आगे है डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। यानी कि डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब की हम यहां पर आकर बात कर रहे होते हैं। तो बताते हैं कि एवरी डिस्ट्रिक्ट जो है हैज प्रोडक्ट एंड सर्विस विच आर बीइंग एक्सपोर्टेड एंड कैन बी फर्दर प्रोमोटेड
along with न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब ये है कि जहां आपको दिखता है कि ये एक्सपोर्ट आपका प्रोडक्ट है, ये आपका यहां पर डिस्ट्रिक्ट जो देख रहे हैं इसमें कुछ पोटेंशियल है, तो सरकार ऐसे डिस्ट्रिक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और सपोर्ट पूरा भरपूर देती है, जिसमें कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना रह जाए, ऐसे करके बोल दिया जाता है। आगे बात करते हैं स्कोमैट की। स्कोमैट का मतलब हो गया स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म और मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। तो कुछ प्रकार के जो डबल यूज आइटम अपने होते हैं, यूरेनियम हो गया, एनर्जी है बेसिकली, है ना, अगर सही से यूज करोगे तो आबाद कर देगी और गलत यूज कर ले तो बर्बाद कर देगी। तो इस प्रकार के जो गुड्स हैं इनको सरकार कंट्रोल करके चलती है। इस प्रकार के एग्रीमेंट सरकार खत्म कर सकती है और या आगे ना बढ़ाए, इस प्रकार के राइट्स उनके पास में होते हैं। मेजर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स का इंडिया पार्ट है, तो इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अलग तरीके से यहां पे चलता है। इसका बखान किया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। एंड फाइनली क्वालिटी कंप्लेंट एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स के बारे में बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आपके एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में हुए हैं उन एग्रीमेंट को आपको फुलफिल करना होता है, और आपका जो बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल है, जो भी एज द केस में भी, वो उसका अलाइनमेंट होना चाहिए आपके एग्रीमेंट के साथ में। लेकिन फिर भी अगर कोई किसी प्रकार के डिस्प्यूट आते हैं तो कमेटी ऑन क्वालिटी कंप्लेंट, ये एक कमेटी बनाई हुई है जो कि इस प्रकार के डिस्प्यूट को यहां पर रिजॉल्व करने में हमारी मदद करके चलती है, ऐसा यहां पर बोल दिया जाता है। एंड इस तरह से आपका ये चैप्टर इधर आकर कंप्लीट हो जाता है। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।